नमस्कार साथियों, मैं सौरभ सोनी सार स्टूडेंट एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसे कि आप जानते हैं कि पिछली क्लास में अपन ने वैदिक काल को पढ़ना प्रारंभ करा था और वैदिक काल के बारे में चीजों को अपन ने जाना था। अब वैदिक काल के बारे में अपन ने यहाँ पे क्या देखा है कि इसकी पूरी चेन अपन ने बनाई थी। भाई, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन होता है तो पतन में अपन ने एक कारण लिखा है आर्याकरण, और आर्य का अर्थ क्या होता है? श्रेष्ठ। और तत्कालीन समाज में श्रेष्ठ कौन थे? तो ब्राह्मण। और ब्राह्मणों के द्वारा ही अपन ने क्या बोला है कि वेदों की रचना की गई। तो यहाँ पे फिर अपन ने पूरा कल का लेक्चर देखा है जिसको अपन 5 मिनट में रिवाइज कर लेते हैं। जैसे अपन ने देखा है कि ऋग्वैदिक काल को अपन ने वैदिक काल को अपन ने 2 पार्ट में डिवाइड करा, एक ऋग्वैदिक काल और दूसरा उत्तर वैदिक काल। इसका टाइम पीरियड अपन ने ऋग्वैदिक काल का देखा है कि 1500 से 1000, उत्तर वैदिक काल का 1000 से 600 BC। अब इसका अंतर क्या है? तो अपन ने कल समझा था कि भाई समाज में असमानता के तत्व देखे गए कि महिलाओं से कुछ अधिकार छीने गए, उसी प्रकार शूद्र वर्ग से भी कुछ अधिकार छीने गए। इसी कारण से अपने को अंतर देखने को मिलता है कि ऋग्वेद और अन्य तीनों वेदों में या इस काल में। उसी प्रकार अपन ने क्या जाना था कि ये प्रश्न आता है कि भाई इनकी जानकारी के स्रोत या फिर ये आए कहां से। तो जानकारी के स्रोत के रूप में अपन ने 2 चीजें देखी है। पहला अपन ने देखा है कि भाई साहित्यिक, और दूसरा अपन ने देखा है पुरातात्विक। तो साहित्यिक का अर्थ क्या है कि जो लिखित सामग्री के रूप में हमें प्राप्त हुआ है, और यहाँ पे 2 नाम अपन ने लिखे थे, एक तो ऋग्वेद और दूसरा जिंद अवेस्ता। तो ये दोनों ग्रंथों में अपने को समानता देखने को मिलती है। उसी प्रकार पुरातात्विक में अपन ने 2 अभिलेखों के बारे में चर्चा करी थी, एक तो कस्सी अभिलेख और दूसरा बोगाच कोई अभिलेख। तो इन अभिलेखों में अपने को क्या जानकारी मिलती है? भाई यहाँ पे सर्वोच्च देवता या जिनकी पूजन होती थी उनका नाम क्या देखने को मिलता है? तो इंद्र। उसी प्रकार अपन ने सूर्य का नाम भी देखा था कि यहाँ पे लोकप्रिय देवता थे वो। उसी प्रकार अपन ने देखा है कि भाई यहाँ पे वो संकेत मिलते हैं। तो वर्तमान ऋग्वेद में भी अपन ने क्या देखा है कि इनकी पूजन कार्य होते हैं, क्योंकि ऋग्वेद की धार्मिक चीजों में अपन देखेंगे तो यहाँ पे सर्वोच्च देवता के रूप में किन्हें माना गया है? तो इंद्र को। क्लियर सभी को? उसी प्रकार अपन ने यहाँ पे क्या देखा है कि भाई ये आए कहां से थे, जो वैदिक कार्य आए कहां से थे? तो अपन ने देखा है कि अलग अलग विद्वानों के द्वारा इसके अलग अलग मत प्रदान किए गए। जैसे अपन देखते हैं ये उत्तरी ध्रुव से आए थे, तो ये मत किसके द्वारा प्रदान किया गया? तो भाई बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। उसी प्रकार ये तिब्बत से आए थे, तो ये मत किसने दिया है? तो अपन ने क्या देखा है कि स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। उसी प्रकार अपन ने क्या देखा है? ये सप्त सेंधो प्रदेश के निवासी थे, तो ये सप्त सेंधो प्रदेश के निवासी थे। तो ये कथन किसका है? तो अपन ने बोला है कि अविनाश चंद्र का, डॉक्टर अविनाश चंद्र का। उसी प्रकार अपन ने देखा है कि भैया मध्य क्षेत्र वर्तमान के मध्य प्रदेश से आए थे, तो ये कथन किसका है? तो अपन ने बोला है कि राजवल्ली पांडे का। भाई ये क्वेश्चन सीधे सीधे एग्जाम में पूछे जाएंगे। और यहाँ पे सर्वमान्य मत क्या देखने को मिलता है कि यहाँ लोग मध्य एशिया से आए थे, और मध्य एशिया से आए थे तो यह मत किसने दिया? तो अपन ने देखा है कि मैक्स मुलर महोदय के द्वारा यह मत प्रदान किया गया है। तो ये कल की क्लास में अपन ने जाना है। उसी प्रकार अपन ने देखा है कि जो वैदिक आर्य आए थे तो इनके तथ्य अपन ने देख लिए कि भैया इनका क्रम क्या है। तो कल अपन ने मैप भी बनाया था। तो सबसे पहले अपन ने क्या देखा है कि भैया मध्य एशिया से आए थे, और मध्य एशिया से आगे बढ़ के सप्त सेंधो प्रदेश से आए थे। कहां पे भाई? सप्त सेंधो प्रदेश में। उसी के बाद फिर अपन देखते हैं आगे बढ़ के कहां पे आए थे? तो ब्रह्मवर्त में, जो सतलज और यमुना का क्षेत्र है। जो अपन ज्योग्राफी पढ़ेंगे इसमें इसको अपन लिंक कर लेंगे तो चीजें आपको आसानी से समझ आएगी। उसी प्रकार अपन ने देखा है आगे बढ़ के फिर कहां पे आए? तो ब्रह्म ऋषि देश। क्लियर सभी को? और ब्रह्म ऋषि क्षेत्र कौन सा है? तो अपन ने क्या बोला है कि गंगा और यमुना के जो मध्य का क्षेत्र है उस क्षेत्र को क्या बोलते हैं? ब्रह्म ऋषि। उसी प्रकार अपन ये आगे बढ़ के कहां बढ़ गए भाई? संपूर्ण उत्तर भारत में फैल गए, जिसको क्या बोल दिया इनने? आर्यवर्त, जिसमें अपन ने बंगाल को भी शामिल करा था। इसी कारण से अपन ने क्या देखा है कि यहाँ पे अपने को भारत का एक और अन्य नाम देखने को मिलता है जिसका नाम क्या है? आर्यवर्त। तो ये कल की क्लास में अपन ने जाना था। और अगली हेडिंग इसी प्रकार अपन ने यहाँ पे क्या दी थी भाई? तो अपन ने यहाँ पे क्या जाना था? तो यहाँ पे अपन ने हेडिंग दी थी ऋग्वैदिक भूगोल। तो ऋग्वैदिक भूगोल में अपन ने सबसे पहले चर्चा क्या करी थी? तो यहाँ पे अपन ने क्या देखा है कि सप्त सेंधो प्रदेश। तो ये सप्त सेंधो प्रदेश कौन सा है? तो सप्त सेंधो प्रदेश के बारे में अपन ने चर्चा करी थी कि जहां पे 7 नदियों का प्रवाह होता है। अब ये 7 नदी कौन कौन सी है कल अपन नोट कर चुके हैं, जैसे सिंधु नदी, और सिंधु की 5 सहायक नदी, उसी प्रकार एक पवित्र नदी के रूप में सरस्वती। तो इन 7 नदियों के जो क्षेत्र है उसके यहाँ पे ये सभ्यता के लोग रहते थे, इसी कारण से उसको सप्त सेंधो प्रदेश बोलते हैं। और यहाँ पे तथ्यात्मक जानकारी के रूप में अपन ने बोला है कि ऋग्वेद में सर्वाधिक बार किस नदी का उल्लेख मिलता है? तो अपन ने क्या देखा है भाई? सिंधु नदी का। उसी प्रकार सिंधु नदी का अन्य नाम क्या है? तो हिरण्यवती। क्लियर सभी को? इसी प्रकार अपन ने देखा है कि इस काल की सबसे पवित्र नदी किसे माना जाता है? तो अपन ने क्या बोला है भाई? सरस्वती नदी को। और सरस्वती नदी का एक और नाम क्या मिलता है? तो अपन ने देखा है कि नदी तमा।
क्या नाम मिलता है भाई उसका? नदी तमा। जब भी मैं फर्स्ट अपने नेक्स्ट क्लास लेता हूं तो पुराना आपको रिवाइज करवाता हूं, तो भाई नोट्स खोल के बैठा करो, क्लियर। और अंतिम फिर अपन ने यहाँ पे क्या देखा है कि ऋग्वेद में जो गंगा नदी है, गंगा नदी का उल्लेख एक बार देखने को मिलता है। उसी प्रकार अपन ने क्या देखा है कि सरयू नदी और यमुना नदी, तो इसका उल्लेख आपको कितनी बार देखने को मिलता है? तो अपन ने देखा है कि 3 बार उल्लेख देखने को मिलता है। क्लियर है सभी को? तो यहां तक अपन ने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था, और यहाँ पे अपन अब इसके आगे की चर्चा करने वाले हैं। तो आगे की चर्चा में भाई हेडिंग वही रहेगी जो अपन ने लिखा था, ऋग्वेदिक भूगोल। ऋग्वेदिक भूगोल, ये अपन ने हेडिंग दी थी। तो यहां पे अपन ने जो भी डिटेलिंग करी थी उसके आगे की चीजें अपन नोट करने का प्रयास करेंगे। जैसे उदाहरण के लिए अपन चर्चा करते हैं भाई सिंधु घाटी सभ्यता के लोग, एक शब्द लिख रहा हूं भाई समुद्र, समुद्र से परिचित थे या नहीं? यहां पे साइड में लिख देता हूं भाई यहां पे कि ऋग्वेदिक आर्य लोग समुद्र से परिचित थे या नहीं, ये भी एक प्रश्न है। उसी प्रकार अपन ने क्या देखा है कि यहां पर ये लोग मरुस्थल से परिचित थे या नहीं, मरुस्थल से परिचित थे या नहीं, या मरुस्थल के लिए कौन से शब्द का प्रयोग ये लोग किया करते थे। तो यहाँ पे भूगोल के बारे में जानकारी चल रही है कि नदी, पर्वत, पठार, ये सारी की सारी जानकारी अपने को कहां से मिलती है? तो भाई यहीं से मिलती है, भूगोल में ही तो पढ़ना है अपने। जब अपन भूगोल पढ़ेंगे या ज्योग्राफी पढ़ेंगे, जब इसके बारे में चर्चा अपन डिटेल से करेंगे। तो यहाँ पे अपन ने क्या बोला है कि ऋग्वेदिक आर्य, ऋग्वेदिक आर्य, ऋग्वेदिक आर्य, ऋग्वेदिक आर्य समुद्र शब्द से, समुद्र शब्द से परिचित थे, परिचित थे, परंतु समुद्र का यहां अर्थ, परंतु समुद्र का यहां अर्थ जल राशि के अंकन से है, जल राशि के अंकन से है। तो अपन ने यहां क्या बोला है कि वैदिक आर्य के लोग, अपन ने क्या देखा है कि भाई समुद्र से परिचित नहीं थे, समुद्र से परिचित नहीं थे, ये समुद्र से परिचित नहीं थे। अब यहां पे कंफ्यूजन हो गया। तो यहां पे अपन ने क्या देखा है कि समुद्र शब्द से परिचित थे, ना कि समुद्र से। जैसे ही मान लो कि अपन समुद्र के बारे में सोचते तो अपन क्या भाई प्रशांत महासागर हो गया, अरब सागर हो गया, या फिर बंगाल की खाड़ी का पूरा समुद्र हो गया। जब भी अपन गुजरात जाते हैं या फिर बॉम्बे जाते हैं तो भाई विशाल समुद्र अपने को देखने को मिलता है। तो वहां पे अपन एकदम से क्लिक क्या करता भी है, तो समुद्र है या फिर तालाब है। तो यहां पे अपन ने क्या बोला है कि ये लोग इस शब्द से परिचित थे, समुद्र शब्द से परिचित थे, जिसका अर्थ क्या था? जल राशि के अंकन से। क्लियर सभी को? ना कि इन्होंने कभी समुद्र देखा था, तो ये समुद्र से परिचित नहीं थे, लेकिन समुद्र शब्द से परिचित ये अवश्य थे। उसी प्रकार अपन ने क्या देखा है कि यहां लोग मरुस्थल से परिचित थे, मरुस्थल से परिचित थे, और मरुस्थल के लिए इन्होंने धन्व शब्द का प्रयोग किया। मरुस्थल के लिए धन्व शब्द का प्रयोग किया। क्लियर सभी को? तो यहां पे अपन ने क्या बोला है कि ये लोग मरुस्थल से परिचित थे, लेकिन ये मरुस्थल के लिए कौन से शब्द का प्रयोग करते थे? तो अपन ने क्या देखा है भाई? धन्व शब्द का। कौन से शब्द का प्रयोग करते थे? ये धन्व शब्द का प्रयोग करते थे। तो धन्व का अर्थ क्या हो गया भाई? मरुस्थल। उसी प्रकार अपन ने क्या बोला है कि यहां हिमालय से परिचित थे, यहां हिमालय से परिचित थे, और मंजुवंत चोटी, मंजुवंत चोटी से यहां सोम के पौधे को प्राप्त करते थे, सोम के पौधे को प्राप्त करते थे, जिससे यहां सोम रस की प्राप्ति करते थे,
सोम रस की प्राप्ति करते थे। भाई सोम रस अर्थात अपन ने क्या बोल दिया कि भाई वर्तमान की शराब। क्लियर है भाई सभी को? चलो ये शब्द मिटा देते हैं, नोट करो इसको फटाफट। और यहीं पे साइड में एक पॉइंट और लिख रहा हूं, इसी के पॉइंट बाद में लिख लेना कि यहां अरावली श्रेणी से परिचित थे। यहां अरावली श्रेणी से परिचित थे। अरावली श्रेणी से ये परिचित थे। उसी प्रकार अपन ने क्या देखा है कि भाई ये हिमालय से परिचित थे, जहां से सोम के पौधे की प्राप्ति करते थे। और इस सोम के पौधे से क्या प्राप्त किया जाता था भाई? तो सोमरस। और सोमरस का अर्थ वर्तमान में अपन ने क्या बोल दिया भाई? मंदिर है या फिर शराब। क्लियर भाई सभी को? चलो भाई फटाफट छापो, क्योंकि ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आने वाले हैं, भले एमपीएसआई हो या फिर जो भी बड़ी एग्जाम हो, कि भाई वैदिक काल के लोग हिमालय से परिचित थे या नहीं? तो भाई परिचित थे, जहां से सोम के पौधे की प्राप्ति करते थे। उसी प्रकार ये मरुस्थल के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो कौन से शब्द का भाई? धन्व शब्द का। उसी प्रकार अपन ने क्या देखा है कि ऋग्वैदिक आर्य समुद्र से परिचित थे क्या? तो समुद्र से परिचित नहीं थे, समुद्र शब्द से परिचित थे। क्लियर है सभी को? तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना और क्वेश्चन आएगा कि भैया अरावली श्रेणी से परिचित थे या नहीं थे। क्लियर है सभी को? तो यहाँ पे जानकारी अपन ने एकत्रित करी है। अब अपन भाई नेक्स्ट पार्ट के बारे में चर्चा करेंगे। चलो चलो भाई, तो यहाँ पे अब अपने को पढ़ना कैसे? जैसे अपन ने सिंधु घाटी सभ्यता को बिल्कुल हेडिंग दे के पढ़ा है, खोज, नामकरण, विस्तार, राजनीतिक स्थिति, धार्मिक स्थिति, ये सारी की सारी चीजें। अब यहाँ पे भी भाई अपन वैदिक काल को तुलना करेंगे। जैसे अपन ने क्या बोला है कि वैदिक काल, तो वैदिक काल को अपन ने कितने पार्ट में डिवाइड करा है भाई? 2 पार्ट में। एक की हेडिंग आपने क्या दी है? ऋग्वैदिक काल, और दूसरी हेडिंग आप सभी ने क्या दी है? उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल। अब यहां पे अपन क्या पढ़ने वाले हैं? जैसे अपन ने क्या देखा है कि ऋग्वैदिक काल में भाई राजनीतिक स्थिति कैसी थी इनकी? राजनीतिक स्थिति कैसी थी? अब इसकी धार्मिक स्थिति कैसी थी इस काल में? उसी प्रकार अपन देखेंगे यहां पे भाई आर्थिक स्थिति कैसी थी। उसी प्रकार अपन ने क्या देखा है कि यहां पे सामाजिक स्थिति कैसी थी, और यहाँ पे कुछ अन्य चीजें। अब वैसे ही अपन क्या पढ़ने वाले कि इन दोनों की अपन तुलना करेंगे, क्योंकि अपन ने क्या बोला है कि वेदों की रचना तो वैदिक काल में हुई है, लेकिन कुछ अंतर देखा गया। तो यहीं पे अपन क्या बोलेंगे, जैसे अपन ऋग्वैदिक काल का राजनीतिक वाला पोर्शन पढ़ा, तो उसी के बाद अपन उत्तर वैदिक काल का क्या पढ़ लेंगे भाई? राजनीतिक स्थिति को पढ़ लेंगे। उसी प्रकार यहाँ पे अपन धार्मिक स्थिति को पढ़ने वाले हैं। उसी प्रकार यहाँ पे आर्थिक और ये फिर अपनी सामाजिक और अन्य करके जो भी चीज है। तो इससे चीजों को याद करने में आसानी रहेगी कि भाई ऋग्वैदिक काल में क्या हुआ और उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ। तो यहाँ पे आपको अंतर करना आसान हो जाएगा। कभी मान लो कि पहले अपन ऋग्वैदिक काल को पढ़े, उसके बाद पूरा उत्तर वैदिक काल को पढ़े, तो भाई इसमें चीजें गड़बड़ हो सकती है, इसमें आपको याद करने में समस्या आ सकती है। तो अपन ने क्या बोला है कि दोनों को अपने को साथ में लेके चलना है। क्लियर? तो यहाँ पे अपने को पहली चीज क्या पढ़ेंगे भाई? ऋग्वैदिक कालीन राजनीतिक स्थिति। उसी प्रकार इसकी तुलना अपन करेंगे उत्तर वैदिक कालीन राजनीतिक स्थिति। तो आप कंपेयर करने में आपको आसानी रहेगी और याद करने में भी। क्लियर है सभी को? चलो भाई, तो यहां पे अपन बढ़ते हैं आगे। हेडिंग देना सभी, ऋग्वैदिक कालीन राजनीतिक स्थिति। अब इसके बारे में अभी पढ़ते हैं अपन। तो यहां पे अपन ने क्या बोला है कि जो ऋग्वैदिक लोग हैं या ऋग्वैदिक आर्य हैं, ये कैसे रहते थे भाई? तो यह लोग यह कबीलों में रहते थे। कबीलों में रहते थे और इनके प्रमुख को जनस्य गोपा कहा जाता था। जनस्य गोपा कहा
जाता था। अब इसके बारे में भाई थोड़ी सी कहानी सुनो। अपन ने क्या देखा है कि ऋग्वेदिक में अपन ने बोला है कि समाज में समानता थी। तो यहाँ पे अपन ने क्या बोला है कि राजा कोई राजतंत्र नहीं था कि भाई राजा का बेटा राजा बनेगा। तो यहाँ पे अपन ने क्या बोला है कि जैसे उदाहरण के लिए मान लो कि अपना एक कबीला है। अब इस कबीले में मान लो अपन ने कहते बोल दिया भाई यहाँ पे 40,000 लोग हैं। कितने लोग हैं भाई? 40,000। अब इन 40,000 में से एक व्यक्ति को अपन ने क्या बोल दिया भाई कि आप भाई प्रमुख बन जाओ। किसने बनाया? इन 40,000 लोगों ने। इन 40,000 लोगों ने एक व्यक्ति को प्रमुख बना दिया। और इसको प्रमुख क्यों बनाया? क्योंकि अपन ने क्या देखा है कि एक व्यक्ति को कभी आपने प्रमुख बना दिया है तो संचालन करने में आसानी रहेगी। तो यहां पे अपन ने क्या बोला है कि राजा की जो शक्ति है, राजा की शक्ति है वो कैसी होती थी भाई? कम होती थी। कम क्यों होती थी? क्योंकि अपन ने क्या बोला है कि यहां पे राजा का निर्वाचन होता था। और निर्वाचन के साथ साथ हमें कौन सी प्रणाली देखने को मिलती है? तो राजतंत्रात्मक प्रणाली भी देखने को मिलती है। अभी निर्वाचन का अर्थ क्या है? तो जनता के द्वारा निर्वाचित। और राजतंत्र का में अपन ने क्या बोला है कि राजतंत्र सूक्ष्म रूप से था, लेकिन मुख्यतः अपन ने क्या बोला है कि निर्वाचन प्रणाली चलती थी। उसी प्रकार राजा की शक्ति कम क्यों है? तो अपन ने क्या बोला है कि राजा की शक्तियों पर नियंत्रण करने के लिए कुछ समितियां थी, जैसे सभा, समिति, और उसी प्रकार अपन ने क्या बोला है कि विदत। क्लियर? अभी आपको सिर्फ दिमाग में यह बैठाना है कि ऋग्वैदिक काल में जो कबीले का प्रमुख है उसको क्या बोलते हैं? जनश्योप। और इसको किसने चुना है? तो जनता के द्वारा चुना गया है। तो यहाँ पे अपन ने क्या बोला है कि जनता के द्वारा चुना गया है, तो मतलब जनता इसको कभी हटा भी सकती है। क्लियर? जैसा वर्तमान में अपन ने क्या बोला है कि अपने देश के प्रधानमंत्री मोदी जी, अब कभी मान लो कि जनता को लगता है कि भाई ठीक से काम नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे अपन ने क्या बोला है कि अपन ने उनको निर्वाचित कर रखा है। अब निर्वाचित कर रखा है तो आने वाले 5 साल बाद इनको अपन हटा भी सकते हैं। क्लियर? तो यहां पे अपन ने क्या बोला है कि यहां पे राजा की शक्ति भाई सीमित थी। तो यहां पे नेक्स्ट पॉइंट अपन क्या लिखेंगे भाई? इसको मिटा देते हैं पहले। चल, तो यहां पे अपन ने क्या बोला है कि राजा की शक्ति, राजा कौन भाई? ये अपना जनश्य गोपा या इनका प्रमुख, इसके ब्रैकेट में लिख देता हूं प्रमुख। राजा की शक्ति सीमित हुआ करती थी, सीमित हुआ करती थी। अब ये क्यों? इसी में भी छोटी सी हेडिंग देना कि भाई इसकी शक्ति क्यों कम थी। तो अपन ने क्या बोला है कि राजा पर नियंत्रण के लिए, राजा पर नियंत्रण के लिए विदित सभा और समिति जैसी संस्थाएं थी, जैसी संस्थाएं मौजूद थी। उसी प्रकार अपन ने क्या देखा है कि जो राजा के चयन हेतु निर्वाचन और राजतंत्रात्मक प्रणाली दोनों प्रचलित थी। और यहां पे अपन ने क्या बोला है कि जो बलि कर लगता था, बलि कर वो कैसा कर था भाई? स्वैच्छिक था। कैसा था? स्वैच्छिक। अर्थात देना है तो दो, नहीं तो मत दो। अब इसकी तुलना अपन किससे करने वाले हैं? तो इसकी तुलना भाई अपन उत्तर वैदिक काल से पढ़ेंगे। तो यहाँ पे अपन ने क्या देखा है कि पहली चीज कि ऋग्वैदिक काल में समाज में समानता थी। फर्स्ट पॉइंट क्लियर सभी को? अब यहाँ पे समानता थी तो इसका अर्थात क्या है? तो यहाँ पे इसका अर्थ अपन ने क्या बोला है कि जो भी राजा बनेगा उसको जनता के द्वारा हटाया भी जा सकता है। तो अपन ने क्या बोला है कि ये लोग कैसे रहते थे भाई? कबीलों में। और कबीले के प्रमुख को क्या बोला जाता था? तो अपन ने क्या बोल दिया? जनस्य गोपा। क्लियर? और यहां पे अपन ने क्या बोला है कि राजा के पास जो शक्तियां थी वो शक्तियां कैसी थी भाई? सीमित शक्ति प्राप्त थी उसको। अब सीमित शक्ति क्यों थी? क्योंकि पहली चीज अपन ने क्या बोला है कि राजा पर नियंत्रण के लिए कुछ संस्थाएं निर्मित की गई, जिसका नाम क्या है भाई? विदित। इसके बारे में अपन डिटेलिंग करेंगे पूरी। उसके बाद सभा और तीसरी समिति।
क्लियर है सभी को। उसी प्रकार अपन ने क्या बोला है कि जो राजा का चयन होगा, इसके चयन के लिए अपन ने देखा है कि निर्वाचन प्रणाली भी होती थी और राजतंत्रात्मक प्रणाली भी चलती थी, लेकिन मुख्यतः किसका चयन होता था भाई? निर्वाचन के माध्यम से। उसी प्रकार बताओ भाई, मैं राजा बन गया, कोई भी राजा बन गया, अब राजा को अपनी सेना वगैरह सब कुछ इकट्ठा करना है। अब ये सेना इकट्ठा भी करना है तो इसके लिए कर या पैसा चाहिए। तो यहाँ पे अपन ने क्या बोला है कि यहाँ पे जो भी कर लगता था, उदाहरण के लिए अपन ने बोला है कि मुख्यतः बलि कर लगता था, वो कर कैसा था? स्वैच्छिक। और स्वैच्छिक का अर्थ क्या होता है कि भाई आपको कर देना है तो दो, नहीं तो कोई बात नहीं। चीजें क्लियर सभी को। उसी प्रकार अपन ने क्या देखा है कि यहां स्थायी सेना नहीं थी, यहां स्थायी सेना नहीं थी। युद्ध हेतु नागरिक सेना का प्रयोग होता था, जिसे मिलिशिया कहा जाता था। अब यहाँ पे देखो अपन ने हेडिंग क्या दी है यहाँ पे कि भाई राजा की शक्तियां सीमित थी। अब कभी मान लो कि किसी राजा के पास अपन ने क्या देखा है कि भाई जो स्थायी सेना ही नहीं है, उसके पास स्थायी सेना नहीं है। अब कभी मान लो कि आपको युद्ध लड़ने के लिए जाना है तो अपन ने क्या बोला है कि भाई नागरिकों की सेना बना लो, अपने जो कबीले के लोग हैं उनको इकट्ठा कर लो कि भाई दूसरे कबीले के लोग से जाके अपने को लड़ना है। तो यहाँ पे अपन ने क्या बोला है कि उनके लिए कौन सा प्रयोग शब्द होता था, तो अपन ने क्या बोल दिया भाई? मिलिशिया। क्या बोलते हैं भाई नागरिक सेना को तत्कालीन समय में? मिलिशिया। क्लियर सभी को। तो इससे आपको ये संकेत मिल गए होंगे कि भाई समाज में समानता थी, अर्थात राजा तो होता था लेकिन राजा का चयन भी कौन करता था? तो भाई जनता करती थी। अब ये कैसे क्या होगा? तो भाई इसके लिए अपन 3 संस्थाओं के बारे में जैसे ही चर्चा कर लेंगे उसके बाद आपको पूरा आइडिया हो जाएगा। क्लियर सभी को। अब भाई फटाफट छापो। बस आपको दिमाग में क्या रखना है कि समाज में समानता थी, राजा के पास अधिक शक्तियां नहीं थी। अब नहीं थी उसके कारण अपन ने ये लिख दिए सारे के सारे। क्लियर। चलो अब यहाँ पे इन तीनों संस्थाओं के बारे में अपन चर्चा करते हैं। तो यहाँ पे भाई इसी में प्रमुख संस्थाएं, राजनीतिक स्थिति में लिखना प्रमुख संस्थाएं। अब प्रमुख संस्था के रूप में पहला नाम अपन ने यहाँ पे क्या लिख दिया भाई? सभा। सॉरी, पहला नाम अपन ने क्या लिखा है यहाँ पे? विदित के बारे में चर्चा करते हैं। पहला यहाँ पे क्या लिख दिया अपन ने? विदित। अब विदित के बारे में जानकारी एकत्रित करते हैं। तो अपन ने क्या बोला है कि यहां सबसे प्राचीन संस्था थी, यहां सबसे प्राचीन संस्था थी। उसी के प्रकार यह संस्था करती क्या थी? तो इसका कार्य क्या क्या था? तो अपन ने क्या बोला है कि सैनिक और गैर सैनिक कार्यों की देखरेख। उसी प्रकार अपन ने क्या देखा है कि ऋग्वेद में इसका 22 बार उल्लेख मिलता है। 122 बार उल्लेख मिलता है। यहीं पे लिख देता हूं भाई, मिलता है। एक पॉइंट और लिखना है यहीं पे कि इसी संस्था से सभा और समिति का निर्माण हुआ। छापो भाई फटाफट इसको। तो यहां पे अपन ने क्या बोला है कि क्वेश्चन आएगा कि ऋग्वैदिक कालीन सबसे प्राचीन संस्था कौन सी है? ऑप्शन आपको देगा विदत, सभा, समिति, अन्य में से कोई नहीं। तो आपको चयन किसका करना है भाई? विदत का।
किसका चयन करना है भाई आपको? विदत का। तो पहला पॉइंट अपन ने क्या देखा है कि यह सबसे प्राचीन संस्था थी। सबसे प्राचीन संस्था कौन सी है? तो विदत। उसी प्रकार अपन ने क्या देखा है कि यह संस्था कार्य कौन सा करती थी? तो अपन ने क्या बोला है कि सैनिक और गैर सैनिक कार्यों की देखरेख करती थी। क्लियर? उसी प्रकार क्वेश्चन आएगा कि भाई ऋग्वेद में इस विद्युत का उल्लेख कितनी बार मिलता है? तो भाई 122 बार इसका उल्लेख देखने को मिलता है। उसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा कि भाई सभा और समिति, या फिर क्वेश्चन में यही पूछ दे कि सभा का निर्माण निम्नलिखित संस्थाओं में से किससे हुआ है? तो आपका चयन किसका करना है भाई? विद्युत का, क्योंकि इस संस्था के माध्यम से अपन ने क्या बोला है कि सभा और समिति का निर्माण हुआ है। क्लियर है सभी को भाई? फटाफट इसको नोट करो, फिर अपन इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। क्लियर भाई सभी को? छापो। चलो यहीं पे नोट कर लेंगे भाई, सभा और समिति के बारे में भी हो गया। बढ़े आगे, चलो भाई। तो यहां पे अपन ने क्या बोला है कि विदत से यहां पे ब्रैकेट में लिख दिया भाई निर्माण। किस किस का निर्माण हुआ है भाई? पहला अपन ने देखा है सभा, और दूसरा यहां पे क्या लिख दिया मैंने? समिति। दूसरा नाम क्या लिखा है यहां पे? समिति। अब यहां पे सभा और समिति के बारे में अपन जानकारी एकत्रित करते हैं। तो यहां पे सभा के बारे में अपन ने क्या देखा है कि यहां वृद्धजनों की संस्था थी। इसके अध्यक्ष को सभापति कहा जाता है। उसी प्रकार अपन ने क्या देखा है कि ये कार्य क्या करते हैं? तो अपन ने क्या बोला है भाई? समिति या राजा, समिति या राजा या कबीले का प्रमुख राजा को सलाह प्रदान करते हैं। सलाह प्रदान करते हैं। उसी प्रकार नेक्स्ट बिंदु लिखना, इसकी तुलना वर्तमान की राज्यसभा से की जाती है। वर्तमान की राज्यसभा से की जाती है। एक बिंदु और लिखना, ऋग्वेद में इसका उल्लेख 8 बार किया है। इसका उल्लेख 8 बार किया गया है। क्लियर सभी को भाई? तो पहला अपन ने क्या देखा है कि सभा, तो सभा में शामिल कौन होते थे? तो अपन ने क्या बोला है कि समाज के वृद्धजन। क्लियर है? तो यहाँ वृद्धजनों की संस्था थी, और ये अपन ने बोला है कि जो एक सभा है तो इसका अध्यक्ष का नाम क्या होता था? तो अपन ने क्या बोला है कि उसके अध्यक्ष का नाम सभापति हुआ करता था। और यहाँ पे कार्य कौन कौन से करते थे? तो अपन ने क्या बोला है कि समिति या फिर राजा या कबीले के प्रमुख को सलाह प्रदान करते थे ये लोग। उसी प्रकार अपन ने बोला है कि भाई इसकी तुलना वर्तमान में किससे की जाती है? तो अपन ने क्या बोला है कि वर्तमान में इसकी तुलना राज्यसभा से की जाती है। और ऋग्वेद में इसका उल्लेख कितनी बार देखने को मिलता है? तो भाई 8 बार उल्लेख इसका देखने को मिलता है। क्लियर है सभी को भाई? छाप लो फटाफट। उसके बाद अपन देखते हैं आगे। तो यहां पे अपन ने क्या समझा है कि क्वेश्चन आएगा कि वृद्धजनों की संस्था कौन सी थी? सभा, समिति, विदत या अन्य में से कोई नहीं। तो क्या टिक करना है भाई? आपको करना है भाई सभा। उसी प्रकार अगला क्वेश्चन आएगा कि वर्तमान के राज्यसभा से तुलना
किसकी की जाती है? सभा, समिति, विदत, अन्य में से कोई नहीं। तो किसकी तुलना भाई? सभा की। उसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा कि सभा का उल्लेख ऋग्वेद में कितनी बार देखने को मिलता है? तो अपन ने क्या बोला है भाई? 8 बार देखने को मिलता है। क्लियर? और इसका अध्यक्ष कौन होता है? तो इसके अध्यक्ष के रूप में अपन ने क्या बोला है भाई? इसका अध्यक्ष सभापति होता है। ये क्वेश्चन भाई पीटी में या प्री की एग्जाम में, जो भी आपकी वनडे एग्जाम में सीधे सीधे पूछे जाते हैं। क्लियर है भाई सभी को? अब यहाँ पे भाई अपन समिति के बारे में जानकारी एकत्रित करते हैं। उम्मीद है कि आपने नेट लिख लिया होगा। अब यहाँ पे भैया ऊपर लिख दिया, यहाँ पे अपने को स्पेस में दिक्कत आई है। क्लियर भाई? अब यहाँ पे अपन किसकी जानकारी एकत्रित करते हैं भाई? समिति की। तो यहाँ पे अपन ने क्या बोला है कि यहाँ समाज के युवाओं और अन्य व्यक्तियों की संस्था थी। फिर अपन ने क्या देखा है कि भाई इसका अध्यक्ष कौन था? तो इसका अध्यक्ष कौन था? तो भाई ईशान था। फिर अपन ने क्या देखा है कि इसका कार्य क्या होता था? तो भाई ये नोट कर लो, बहुत महत्वपूर्ण। इसके 2 कार्य होते थे। पहला अपन ने क्या लिखा है कि यहां राजा का निर्वाचन करती थी। यहां राजा का निर्वाचन का कार्य करती थी, उसी प्रकार अपन ने क्या बोला है कि यहां महत्वपूर्ण विषयों पर निर्णय लिया करते थे। उसी प्रकार अपन ने क्या बोला है? इसकी तुलना वर्तमान की लोकसभा से की जाती है, भाई 1 पॉइंट और बच गया, तो यहां पे ऊपर लिख देता हूं। ऋग्वेद में इसका उल्लेख 9 बार मिलता है। 9 बार मिलता है। चीजें क्लियर भाई सभी को? तो यहाँ पे समिति के बारे में अपन ने क्या जानकारी एकत्रित करी है कि इस समिति में तो अपन ने क्या बोला है कि समाज के युवाओं के साथ अन्य व्यक्ति भी शामिल होते थे। इसके अध्यक्ष को क्या बोला जाता है? तो इसके अध्यक्ष को अपन ने क्या बोला है कि भाई ईशान कहा जाता है। उसी प्रकार ये कार्य कौन कौन से करते थे? तो अपन ने क्या बोला है कि यहाँ राजा का निर्वाचन का कार्य करते थे, और साथ ही साथ अपन ने क्या बोला है कि राज्य या फिर अपने कबीले के लिए महत्वपूर्ण विषयों पर निर्णय लेते थे। इसकी तुलना वर्तमान में अपन ने किससे की है? तो इसकी तुलना वर्तमान की लोकसभा से की गई है। और ऋग्वेद में इसका उल्लेख कितनी बार देखने को मिलता है? तो अपन ने कितनी बार बोला है भाई? 9 बार उल्लेख इसका अपने को देखने को मिलता है। चीजें क्लियर भाई? भाई ये महत्वपूर्ण है, तीनों समितियों से ढेर क्वेश्चन बनेंगे। तो पहला अपन ने क्या देखा है कि विदित क्वेश्चन के बेस पे अपन देखते हैं, बताते जाना भाई, मन ही मन में रिवाइज करना कि ऋग्वैदिक काल में सर्वाधिक प्राचीन संस्था कौन सी थी? 4 ऑप्शन, सभा, समिति, विदत और अन्य में से कोई नहीं। तो किसको टिक करना है भाई? विदत को। उसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा कि विदत का उल्लेख ऋग्वेद में कितनी बार मिलता है? तो अपन ने कितनी बार देखा है भाई? 122 बार। उसी प्रकार अपन ने क्या बोला है कि सभा और समिति का निर्माण किस संस्था के द्वारा हुआ है? तो अपन ने क्या बोला है कि विदित के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा कि सभा का उल्लेख ऋग्वेद में कितनी बार देखने को मिलता है? तो अपन ने कितनी बार बोला है भाई? 8 बार। अगला क्वेश्चन आएगा कि सभा के अध्यक्ष को क्या कहा जाता है? तो अपन ने क्या बोल दिया भाई? सभापति। उसी प्रकार सभा के द्वारा कौन सा कार्य किया जाता था? स्टेटमेंट का क्वेश्चन आएगा। तो अपन ने क्या बोला है कि ये सलाह देने का कार्य किया करते थे। उसी प्रकार अपन ने देखा है
है कि समिति का उल्लेख ऋग्वेद में कितनी बार देखने को मिलता है? तो कितनी बार मिलता है भाई? तो 9 बार देखने को मिलता है। उसी प्रकार समिति के अध्यक्ष को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता था? 4 ऑप्शन दे दिए, तो किसको टिक करना है भाई? ईशान को। उसी प्रकार अपन ने क्या बोला है कि राजा का निर्वाचन करने वाली संस्था कौन सी थी? फिर 4 ऑप्शन, सभा, समिति, विदत, अन्य में से कोई नहीं। तो किसको टिक करना है भाई? समिति को। क्लियर सभी को? और फिर अपन ने क्या बोला है कि इसकी वर्तमान में किससे तुलना की जाती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वर्तमान की राज्यसभा से तुलना किसकी की जाती है? तो सभा की। वर्तमान की लोकसभा की तुलना किससे की जाती है? तो समिति की। क्यों? क्योंकि अपन ने क्या देखा है कि जब भी अपन पॉलिटी को विस्तार से पढ़ेंगे तो अपन देखेंगे भाई कि एक राज्यसभा और एक अपनी लोकसभा। तो अपन ने क्या बोला है कि राज्यसभा के जितने भी लोग हैं इनका डायरेक्ट निर्वाचन राज्यों के द्वारा होता है, अर्थात अप्रत्यक्ष रूप से। उसी प्रकार अपन ने क्या बोला है कि लोकसभा में जितने भी सदस्य होते हैं तो इनका निर्वाचन कैसे होता है? तो अपन ने क्या बोला है कि इनका निर्वाचन जनता के माध्यम से होता है। इसी कारण से क्या लिखा है कि राजा का निर्वाचन। और वर्तमान के प्रधानमंत्री का निर्वाचन भी कैसे होता है? तो अपने द्वारा। क्लियर है सभी को? तो ये सारी की सारी चीजें आपको दिमाग में बैठानी है। क्लियर भाई सभी को? उम्मीद है कि भाई साथ में आप नोट्स भी बनाते चल रहे हो और ये नोट्स एक बार कंप्लीट कर लेना। अधिकतम भाई आपकी भले हिस्ट्री से वर्ग 1 की एग्जाम हो, 2 की एग्जाम हो, भाई 3 की एग्जाम हो, आपको एमपी सेट के लिए तैयारी करनी है, यूजीसी नेट के लिए पढ़ना है, उसी प्रकार एमपी एसआई के लिए पढ़ना है, या फिर अदर जितनी भी वनडे की एग्जाम है, एमपीएससी हो, बैंक हो, तो सभी में क्वेश्चन देखने को आपको मिलने वाले हैं। क्लियर है भाई सभी को? चलो भाई नेक्स्ट। अब यहाँ पे भाई इसी के आगे आपको नोट बना के लिख लो भाई, 2 पॉइंट और लिख लो कि लॉर्ड विंग महोदय के द्वारा सभा और समिति की तुलना क्रमशः राज्यसभा और लोकसभा से की जाती है। एक क्वेश्चन और लिखना है इसी में, नोट करके लिखना भैया दोनों साइड में। सभा और समिति में पुरुषों के साथ स्त्रियों को भी शामिल किया जाता था। एक पॉइंट और लिखना, केपी ये भाई इतिहासकार है, केपी जायसवाल के द्वारा सर्वाधिक प्राचीन संस्था का नाम विधाता बताया गया है। एक क्वेश्चन और लिखना, सर्वप्रथम गणतंत्र का उल्लेख भी इसी काल में देखने को मिलता है। इसी काल में देखने को मिलता है, जिसके प्रमुख को
गणपति, गणपति, ठीक से लिख देता हूं भाई इसको। गणपति कहा जाता है, गणपति कहा जाता है। तो भाई नोट करके अपन ने क्या देखा है कि किस व्यक्ति के द्वारा सर्वप्रथम ये बोला गया है कि सभा और समिति की तुलना अपन ने किससे करी है भाई, राज्यसभा से और लोकसभा से। क्लियर। स्टेटमेंट का क्वेश्चन आएगा कि सभा और समिति की बैठकों में स्त्रियों को भागीदार बनाया जाता था या नहीं, तो अपन ने क्या बोला है कि पुरुषों के साथ स्त्रियों को भी शामिल किया जाता था। उसी प्रकार अपन देखने में एक इतिहासकार है जिनका नाम है केपी जायसवाल। क्या नाम है इनका? केपी जायसवाल। और तो केपी जायसवाल के द्वारा सर्वाधिक प्राचीन संस्था के रूप में विधाता का उल्लेख मिलता है। किसका उल्लेख मिलता है भाई? विधाता का। लेकिन अपन ने क्या बोला है कि सर्वाधिक प्राचीन संस्था कौन सी है? तो विदत। अपन ने क्या बोला है कि एक इतिहासकार है, इनके द्वारा एक मत प्रदान किया गया कि भाई सर्वाधिक प्राचीन संस्था कौन सी है? तो विधाता। तो भाई कभी मान लो कि क्वेश्चन आ जाता है कि केपी जायसवाल के द्वारा सर्वाधिक प्राचीन संस्था के रूप में किसका उल्लेख किया है, तो ये दिमाग में बैठा लेना। उसी प्रकार अपन ने क्या बोला है कि गणतंत्र या फिर निर्वाचन के द्वारा जो भी प्रमुख का होता था, तो यहाँ पे अपन ने क्या बोला है कि सर्वप्रथम इसका उल्लेख भी कहां पे देखने को मिलता है? तो इसी काल में। और इसके प्रमुख को क्या कहा जाता था? तो प्रमुख को अपन ने क्या बोल दिया भाई? गणपति कहा जाता था। क्लियर है भाई सभी को? फटाफट ये एक्स्ट्रा नोट भी अपन ने करवा दिया आपको, लिख के चलो भाई जब तक पानी पीते हैं। अरे देवा, चलो भाई हो गया सभी का? बढ़े आगे? चलो भाई अगली चर्चा करते हैं अपन। नेक्स्ट पॉइंट लिखना है इसी में। इस काल में गुप्तचर को स्पष्ट कहा जाता था, स्पष्ट कहा जाता था। उसी प्रकार अगला बिंदु कि इस काल में प्रशासनिक व्यवस्था कैसी थी? प्रशासनिक व्यवस्था जन, वंश, ग्राम और फिर कुल। जैसे अपन ने क्या बोला है कि वर्तमान उदाहरण के लिए देखो, जैसे अपना भारत को अपन ने विभाजित किसमें कर रखा है भाई? राज्यों में। और राज्यों को विभाजित किसमें कर रखा है अपन ने? जिलों में। और जिले का विभाजन अपन ने किसमें कर रखा है? तो अपन ने कर रखा है भाई तहसील में। और तहसील का विभाजन अपन ने किसमें कर रखा है? तो गांव में। कि अपन भाई प्रशासनिक व्यवस्था को ठीक से संचालित कर सके। तो ये व्यवस्था वर्तमान की है, भारत, राज्य, जिला, तहसील, गांव। उसी प्रकार अपन ने क्या बोला है कि इस काल में इसका विभाजन क्या होता था कि प्रमुख व्यवस्था क्या थी? तो सबसे पहले अपन ने क्या देखा है कि जन किसमें विभाजित था? वंश में। और वंश किसमें विभाजित था? गांव में। और गांव किसमें विभाजित था? तो छोटे छोटे कुलों। क्लियर सभी को? अब यहां पर इनके प्रमुख के नाम लिखते चलो। तो जन के प्रमुख को क्या बोलते थे? तो अपन ने नाम क्या लिखा है भाई? जनस्य गोपा। क्या लिखा है भाई? जनस्य गोपा। उसी प्रकार वंश के प्रमुख को क्या बोलते थे? तो वंशपति। ग्राम के प्रमुख को क्या बोलते थे? तो अपन ने क्या बोल दिया भाई? ग्रामपति या ग्रामीणी।
और कुल जो अपने मतलब जो देते अपने कुल रहते हैं, तो यहाँ पे उसके प्रमुख को क्या बोलते हैं भाई? कुलपति। कुलपति। क्लियर सभी को? तो राजनीतिक व्यवस्था में अपन ने ये सारी की सारी चीजें देखी है कि ऋग्वेद में क्या क्या है। तो इस काल में अपन ने क्या बोला है भाई? गुप्तचर व्यवस्था थी, और गुप्तचर के लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया जाता था? तो स्पष्ट। उसी प्रकार अपन ने क्या देखा है कि प्रशासन करना है राजनीति में, तो अपन ने क्या बोला है कि यहाँ पे जैसे अपन ने भारत को वर्तमान में डिवाइड करा है, यहाँ पे इनको भी डिवाइड कर रखा है कि जन, जन के बाद वंश, वंश के बाद ग्राम, और ग्राम के बाद कुल। क्लियर है सभी को? तो यहाँ पे अपन ने बोला है कि जन के प्रमुख को क्या बोलते थे? तो जनस्य गोपा। वंश के प्रमुख को क्या बोलते थे? तो वंशपति। गांव के प्रमुख को ग्रामपति या ग्रामीणी, और उसी प्रकार कुल के प्रमुख को कुलपति कहते थे। तो आज भाई अपन ने ऋग्वैदिक काल के राजनीतिक स्थिति के बारे में ठीक से अपन ने चर्चा कर चुके हैं। क्लियर है सभी को? आप सभी से उम्मीद है कि भाई आपको चीजें समझ आ रही होगी। उसके बाद ही भैया आप कमेंट करना कि जो भी आपको ऐसा लगता है कि भाई इसमें कुछ सुधार किया जा सकता है, तो भाई अपन सुधार करने का प्रयास करेंगे। क्लियर है सभी को? तो कल की क्लास में अपन उत्तर वैदिक काल की राजनीतिक स्थिति के बारे में जानकारी लेंगे। आप सभी ऋग्वैदिक काल में जो भी अपन राजनीतिक स्थिति के बारे में पढ़ रखा है, तो इसको भाई पूरा अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि ये चीजें आपको समझ आ गई है तो इसकी तुलना अपन उत्तर वैदिक काल से करेंगे। क्योंकि अपन ने क्या बोला है कि ऋग्वैदिक काल में समाज में समानता थी, और इसके विपरीत अपन कहां चले जाएंगे? तो उत्तर वैदिक काल में। इसके उत्तर वैदिक काल में अपने को अपोजिट चीजें देखने को मिलेगी। क्लियर है सभी को? इसमें कोई समस्या? चलो भाई, तो आज की क्लास में अपन ने क्या क्या देखा है फटाफट देख लेते हैं। चलो, तो यहाँ पे अपन ने ऋग्वैदिक भूगोल के बारे में जो कल की क्लास में बच गया था वो चीजें देखिए कि ऋग्वैदिक आर्य समुद्र से परिचित नहीं थे, लेकिन समुद्र शब्द से परिचित थे, जिसका अर्थ क्या था? जल राशि का अंकन। उसी प्रकार अपन ने क्या बोला है कि इस काल के लोग मरुस्थल से परिचित थे, और अर्थ क्या था इसका? धन्व। इस काल के लोग हिमालय से परिचित थे, और यहां से अपन ने क्या बोला है कि सोम के पौधे की प्राप्ति ये करते थे, जिससे अपन ने क्या बोला है कि ये सोमरस बनाते थे। और साथ ही साथ अपन ने क्या बोला है कि अरावली पर्वत श्रेणी से भी ये परिचित थे। उसी प्रकार अपन ने विभाजन करा है कि भाई ऐसे अपने को पढ़ना है कि वर्तमान में अपन ने ऋग्वैदिक काल की राजनीतिक स्थिति के बारे में चर्चा करी है। कल इसकी तुलना अपन किसके करेंगे? उत्तर वैदिक काल। और इसी क्रम से अपन देखेंगे आर्थिक में यहाँ पे क्या हुआ, तो इसकी तुलना यहाँ से करेंगे। क्लियर सभी को? चलो भाई, इसके बाद फिर अपन ने ऋग्वैदिक काल की राजनीतिक स्थिति के बारे में जानकारी एकत्रित करी है। तो अपन ने क्या बोला है कि समाज के लोग कबीलों में रहते थे, और कबीले के प्रमुख को क्या बोलते थे? जनस्य गोपा। उसी प्रकार अपन ने क्या बोला है कि राजा की शक्तियां यहाँ पे सीमित थी। क्लियर? तो यहाँ पे राजा की शक्तियां सीमित हुआ करती थी। अब क्यों होती थी? तो अपन ने क्या बोल दिया है कि राजा का निर्वाचन होता था, ये लिखा है। राजा के चयन हेतु निर्वाचन और राजतंत्रात्मक प्रणाली का भी प्रचलन था। उसी प्रकार राजा पर नियंत्रण करने के लिए 3 संस्थाएं थी। कौन कौन सी? विदित, सभा और समिति। उसी प्रकार यहाँ पे भाई राजा के पास कर लगाने की शक्ति नहीं थी, तो कर लगाने की शक्ति नहीं है तो पैसा आएगा नहीं, तो पैसा नहीं आएगा तो सेना एकत्रित हो नहीं सकती। तो ये कर भी कैसा था भाई? स्वैच्छिक। देना है तो दो, वरना मत दो। इसकी तुलना अपन जब उत्तर वैदिक काल से करेंगे तो ये यहाँ पे जो बलि कर है इसको अनिवार्य कर दिया जाएगा, और यहाँ पे राजा पर नियंत्रण करने वाली समिति, जैसे विदित की आपको चर्चा ही नहीं मिलेगी उत्तर वैदिक काल में, जो कल पढ़ेंगे अपन। सभा और समिति को भी कमजोर के रूप में दिखाया जाएगा। और यहाँ पे स्थायी सेना नहीं हुआ करती थी। नागरिक सेना के रूप में किस शब्द का प्रचलन था? तो मिलिशिया शब्द का। क्लियर? नेक्स्ट, उसी प्रकार अपन ने क्या देखा है कि प्रमुख संस्था के रूप में विदत। तो विदत यहाँ पे सबसे प्राचीन संस्था थी, जिसका कार्य क्या था? सैनिक और रासायनिक कार्यों को देखना। इसका ऋग्वेद में कितनी बार उल्लेख है? तो 122 बार। उसी प्रकार सभा और समिति का निर्माण कैसे हुआ है? तो विदत से हुआ है। उसी प्रकार विदत से निर्माण 2 संस्था, एक तो सभा और समिति। तो सभा किसकी थी? तो वृद्धजन या जो बूढ़े लोग होते थे, वृद्ध व्यक्ति होते थे, इनके अध्यक्ष को सभापति कहा जाता था। इसका कार्य के रूप में अपन ने क्या बोला है कि समिति या राजा के जो भी कबीले का प्रमुख है उसको सलाह प्रदान करते थे। इसकी तुलना वर्तमान से अपन ने किससे करी है? तो राज्यसभा से। और इसका उल्लेख ऋग्वेद में कितनी बार देखने को मिलता है? तो 8 बार उल्लेख देखने को मिलता है। उसी प्रकार समिति में अपन ने क्या देखा है कि यहाँ पे समाज के युवा और अन्य व्यक्तियों को शामिल किया जाता था। ऋग्वेद में इसका उल्लेख 9 बार है, और इसके अध्यक्ष को क्या कहा जाता था? तो ईशान। इसका कार्य कौन कौन सा था? तो ये राजा का निर्वाचन करते थे, और साथ ही साथ महत्वपूर्ण विषयों पर निर्णय लिया करते थे।
नेक्स्ट यहाँ पे अपन ने अन्य तथ्य लिखे हैं कि भाई सभा और समिति की तुलना राज्यसभा और लोकसभा से किस व्यक्ति के द्वारा की गई, तो लैंडविक महोदय के द्वारा। उसी प्रकार सभा और समिति में पुरुषों के साथ साथ स्त्रियों की भी भागीदारी होती थी। एक व्यक्ति, एक इतिहासकार जिसका नाम क्या है, केपी जायसवाल, तो केपी जायसवाल के द्वारा सर्वाधिक प्राचीन संस्था के रूप में किसका उल्लेख किया है, तो विधाता का उल्लेख किया है। और यहीं पे अपने को सर्वप्रथम गणतंत्र का उल्लेख देखने को मिलता है, जिसके प्रमुख को गणपति कहा जाता है। और यहीं पे अपन ने क्या बोला है कि इस काल में गुप्तचर व्यवस्था थी, और गुप्तचर को क्या बोलते थे, तो स्पष्ट कहते थे। क्या कहते थे भाई, स्पष्ट। और यहाँ पे राजनीति में आपको प्रशासनिक कार्य करने हैं, तो इसे अपन ने भारत को विभाजित करा है कि प्रशासनिक दायित्वों को निर्वहन करने में आसानी हो। जैसे उदाहरण के लिए अपन ने देखा है भाई, देश का प्रमुख अपन ने क्या बोल दिया, पीएम। उसी प्रकार राज्य में कौन बैठता है, सीएम। ये इसको निर्देश देगा। सीएम किसको निर्देश देगा, तो भाई डीएम को। और डीएम किसको देगा, तो एसडीएम को। और एसडीएम किसको निर्देश देगा, तो फिर यहाँ पे अपन ने क्या बोला है कि तहसीलदार और पटवारी को। क्लियर। तो यहाँ पे भी अपन ने क्या बोला है कि प्रशासनिक संरचना 4 भागों में बटी थी। कि सबसे पहले किसको बोलते थे, बोल सकते पूरे राष्ट्र को जन, जिसका प्रमुख कौन था, जनस्य गोपा। उसी प्रकार जन का विभाजन किसमें था, तो वंश में, जिसका प्रमुख कौन था, वंशपति। ग्राम का प्रमुख कौन था, ग्रामपति। और कुल का प्रमुख कौन था, कुलपति। तो आज अपन ने ऋग्वैदिक राजनीति की चर्चा कर ली है। क्लियर सभी को। चलो भाई अब मिलते हैं कि कल की क्लास में। धन्यवाद सभी को आज के लिए।